Now we will discuss binders. Binders are added to a base, sand, to the bond together the sand particles. That is, it is the glue that holds the mold together. As we have discussed in previous classes, binder is an agent which is adding the sand particles to bond it together. Now, binders are organic and inorganic. Clay is an inorganic and it is added with water. A mixture of clay and water is the most commonly used binders. As we have discussed, clay is the most commonly used binder. These are two types of clay commonly used, bentonite and kaolinite, with the former being the most common. In both of them, bentonite is the most commonly used clay. Now discuss about oil, that is an organic. Oil can be of different types, oil such as linseed oil, other vegetable oils and marine oils used as a binder. However, due to their increased cost, they can have been mostly phased out, क्योंकि बहुत ज़्यादा अवॉइड करना पड़ता है कि रेट्स ज़्यादा हाई नहीं हो, तो उसके हिसाब से हमको ऑर्गेनिक बाइंडर्स भी यूज़ करना पड़ते हैं. द ऑयल ऑल्सो रिक्वायर्ड केयरफुल बेकिंग, क्योंकि जब हम उसकी बेकिंग कर रहे हैं तो ऑयल्स की फंक्शन या उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, तो दैट शुड नॉट बी हैपन. नाउ एडिटिव्स, जैसे हमने बताया था, एडिटिव्स एक ऐसा मटेरियल है जो प्रॉपर्टीज को एनहेंस करता है या प्रॉपर्टीज को उसके लायक बनाता है. तो हम बात करेंगे एडिटिव्स आर एडेड टू द मोल्डिंग कंपोनेंट्स टू इम्प्रूव. क्यों इम्प्रूव, क्या इम्प्रूव कर रहा है? सरफेस फिनिश, ड्राई स्ट्रेंथ, रिफ्रैक्टिवनेस एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज. जैसे हमने सरफेस फिनिश की बात करी तो एडिटिव्स से हम चेंज कर सकते हैं, उसकी स्ट्रेंथ चेंज कर सकते हैं, उसकी रिफ्रैक्टिवनेस चेंज कर सकते हैं और बहुत सारी प्रॉपर्टी जो हमने 6-7 पढ़ी हुई थी वो भी चेंज हो सकती हैं. Up to 5% of reducing agent such as coal powder, pitch, creosote and fuel oil may be added to the molding material to prevent wetting. हम बात कर रहे हैं reducing agent की. अब reducing agent क्या हो सकता है? कोल पाउडर हो सकता है, पिच हो सकता है, क्रियोसोट हो सकता है और फ्यूल ऑयल हो सकता है. ये क्या करता है? वेटिंग उसको प्रोवाइड करता है. प्रिवेंट ऑफ लिक्विड मेटल स्टिकिंग टू द सैंड पार्टिकल्स, thus leaving them on the casting surface. तो क्या है, जैसे जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं अगर ज़्यादा वेट हुए तो वो कास्टिंग से मिल जाएंगे और कास्टिंग की सरफेस को ख़राब कर देंगे. इम्प्रूव सरफेस फिनिश, डिक्रीजिंग मेटल पेनिट्रेशन. तो हम क्या करते हैं, मेटल पेनिट्रेशन भी होता है इससे, जिसको वो रिड्यूस करते हैं और बर्न ऑफ डिफेक्ट्स भी रिमूव करते हैं. क्या होता है जब हम ये चीज़ें नहीं मिलाते हैं तो बहुत सारे डिफेक्ट्स उसमें आ जाते हैं, तो दिस शुड बी प्रिवेंटेड. दीज एडिटिव्स अचीव this by creating gases at the surface of the mold cavity which prevents the liquid metal from adhering to the sand. एक सरफेस बना देते हैं गैसेस की जो जिसके द्वारा ये लिक्विड उस पर टच नहीं होता है. सरफेस पे बनाते हैं. इट्स नॉट, गैस अगर अंदर आ गई तो वो भी कास्टिंग को ख़राब करेगी, तो सरफेस पे बनाते हैं उसकी, ताकि बाहर की तरफ एक लेयर बना लेते हैं बेसिकली, which prevents the liquid metal from adhering to the sand. Reducing agents are not used with steel casting. कुछ limitations भी उसकी, तो स्टील कास्टिंग के साथ उसको यूज़ नहीं कर सकते. वो 5% बात करी थी हमने. अब कुछ 3% है जो कुशनिंग मटेरियल होते हैं, सच एज वुड फ्लोर, sawdust, powdered husks, peat and straw can be added to reduce scamming. Scamming means कुछ रफ सा और कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल निकल जा रहा है, हॉट टेयर्स बन रहे हैं, हॉट क्रैकिंग हो रही है, कास्टिंग डिफेक्ट्स. दीज आर ऑल कास्टिंग डिफेक्ट्स. हम डिफेक्ट्स की बात भी डिस्कस करेंगे पूरी डिटेल में. व्हेन कास्टिंग हाई टेम्परेचर मेटल, तो ये जो डिफेक्ट्स हैं अगर हाई टेम्परेचर मेटल्स के लिए हम यूज़ कर रहे हैं तो वो जनरेट हो सकते हैं. दीज मटेरियल्स आर बेनिफिशियल बिकॉज burn off when the metal is poured creates tiny voids in the mold, allowing the sand particles to expand. अब इसको हम क्यों यूज़ करें, ये मटेरियल बेनिफिट क्यों है? जब ये जलते हैं तो ये मेटल में टाइनी वॉइड्स मतलब खाली जगह पैदा कर देते हैं, जिसमें सैंड पार्टिकल्स को एक्सपैंड होने की प्रॉपर्टी मिल जाती है. ठीक है. दे ऑल्सो इंक्रीज कोलैप्सिबिलिटी एंड रिड्यूस शेकआउट टाइम. कोलैप्सिबिलिटी भी हमको चाहिए थी और शेकआउट मीन्स जब हम रिमूव कर रहे हैं तो आसानी से वो रिमूव हो सकता है. तो हमने बाइंडर्स की बात करी और एडिटिव्स की बात करी. बाइंडर्स की बात करेंगे तो वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. एडिटिव्स को जरूरी नहीं है कि सब में डालोगे और सारी चीज़ें डालोगे. कुछ मेटल्स में होता है, कुछ के लिए प्रॉपर्टी इंप्रूव करने के लिए एडिटिव्स यूज़ करे जाते हैं.
अप टू 2% ऑफ सीरियल बाइंडर्स भी यूज करे जाते हैं, सच एज डेक्सट्रेन, स्टारफेस, सल्फाइट आयन एंड मोलासेस कैन बी यूज टू इंक्रीज ड्राई स्ट्रेंथ. अगर हमें स्ट्रेंथ बढ़ानी है उसकी, तो दीज टाइप ऑफ एडिटिव्स कैन बी यूज. मोलासेस भी यूज किया जाता है. मोलासेस मीन्स हम रॉ शुगर केन यूज करते हैं, उसका कुछ एक्सट्रैक्ट जो निकलता है, दैट इज कॉल्ड मोलासेस. द स्ट्रेंथ ऑफ द मोल्ड आफ्टर क्यूरिंग एंड इम्प्रूव surface finish. Serial binders also improve collapsibility and reduce shakeout time because they burn off when the metal is poured. The disadvantage of serial binder is that they are expensive. अब हमने बात तो कर दी कि ये serial binders यूज कर सकते हैं, बट हम जरूरी नहीं है कि हर जगह उसको लगाए, क्योंकि एक्सपेंसिव भी. हमको पॉइंट ऑफ इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें देखनी है कि हम मनी कितना स्पेंड कर रहे हैं और हम लोग कास्टिंग जो बन रही है या जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कैसा है. तो इंजीनियर हैज़ अ कैपेबिलिटी टू जज कि हमको क्या करना चाहिए, और हमारे कंपोनेंट से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए. लास्ट वन इज अप टू 2% ऑफ आयरन ऑक्साइड पाउडर कैन बी यूज टू प्रिवेंट मोल्ड क्रैकिंग. कभी कभी क्या होता है, मोल्ड क्रैक हो जाता है, तो हमको 2% ऑफ आयरन ऑक्साइड अगर हम मिलाते हैं पाउडर के फॉर्म में, तो वो प्रॉपर्टी जो है मोल्ड क्रैक होने की जो डिसएडवांटेज है वो कम किया जा सकता है. एंड मेटल पेनिट्रेशन भी कम हो सकता है, एसेंशियली इंप्रूविंग रिफ्रैक्टिवनेस. सिलिका फ्लोर, फाइन सिलिका एंड जिरकॉन फ्लोर ऑल्सो इंप्रूव रिफ्रैक्टिवनेस. सिलिका फ्लोर भी हम यूज़ कर सकते हैं या जिरकॉन फ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे हम रिफ्रैक्टिवनेस बढ़ाते हैं. स्पेशली इन फेरस कास्टिंग्स, द डिसएडवांटेजेस टू दीज एडिटिव्स इज दैट दे ग्रेटली रिड्यूस परमिएबिलिटी. तो दीज आर द एडिटिव्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाइंडर्स. नाउ एज वी हैव डिस्कस कि कोर भी यूज किया जाता है. अब कोर क्या है, ठीक है. कोर आर द ऑब्जेक्ट दैट आर प्लेस्ड इनसाइड द मोल्ड्स टू फॉर्म इंटरनल कैविटीज ऑफ द कास्टिंग. जब हम बात करते हैं कोर की, हमने एक कास्टिंग बनाई, एक खाली स्पेस तो बना दिया, पर ब्लैंक या खाली स्पेस तो पूरी नहीं होती है प्रोडक्ट की. कुछ कॉम्प्लिकेटेड या कुछ सॉलिड या कुछ हॉलो पार्ट्स भी होते हैं अंदर से, तो वो हॉलो पार्ट क्रिएट करने के लिए हम कोर उसके अंदर लगाते हैं. हमने क्या किया, एक बड़ी सी कैविटी बनाई, उसके अंदर कोर रख दिया, तो जब हम मॉल्टन मेटल डालेंगे तो कोर के आसपास पूरा कवर कर देगा, और कोर जो है वो सैंड के फॉर्म में होगा, उसको हम बाद में रिमूव कर लेंगे, तो वो एक इंटरनल कैविटी या इंटरनल रिसेस के फॉर्म में हमको मिल जाएगा. कोर्स आर नॉर्मली डिस्पोजेबल आइटम्स दैट आर डिस्ट्रॉयड आफ्टर सॉलिडिफिकेशन. जैसे मैंने बोला, डिस्पोजेबल आइटम होते हैं, सॉलिडिफिकेशन के बाद उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है. कोर्स आर नॉर्मली मेड ऑफ कोर सैंड एंड बेक्ड बिफोर यूज. जैसे हमने कोर सैंड की सैंड्स की टाइप्स हम डिस्कस कर रहे थे, तो हमने बोला था एक कोर सैंड होती है जिसको कोर बनाने के लिए यूज किया जाता है, उसको बेक भी यूज करना पड़ता है. नाउ कोर का फंक्शन हम समझ गए कि कोर क्यों यूज किया जाता है. अब कोर प्रिंट्स क्या होते हैं, दीज आर द वर्ड्स विच वी शुड रिमेंबर. कोर इज केप्ट ऑन सीट इन द मोल्ड बॉक्स प्रिपेयर्ड बाय पैटर्न. जब हम पैटर्न से मोल्ड बॉक्स में पैटर्न के द्वारा सीट्स बनाना पड़ती है, मतलब कोर कहाँ प्लेस करना है, तो दैट आर कॉल्ड कोर प्रिंट. प्रोजेक्शंस इज मेड इन द मोल्ड बॉक्स ड्यूरिंग मोल्डिंग प्रोसेस. दीज प्रोजेक्शंस मेड ऑन मोल्ड बॉक्स आर नोन एज कोर प्रिंट. तो हम कुछ प्रोजेक्शंस बनाते हैं कि यहाँ पे कोर आना चाहिए या कोर की सीट है, तो दैट आर कॉल्ड कोर प्रिंट. नाउ व्हाट आर कोर बॉक्सेस? Any kind of hollowness in the form of holes and recesses in casting is obtained by use of core. As we have discussed earlier कि core से हम hollowness या खाली जगह obtain कर सकते हैं. Cores are made by means of core boxes. अब core बनाने के लिए कुछ अलग से boxes containers हमको चाहिए, तो core boxes comprises of either single or two halves. Single box में भी बना सकते हैं या two halves में भी बना सकते हैं. Core boxes are generally made of wood or metal and are of several type. अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, wood या metal से बनाया जा सकता है. The main type of core box are half core box. दो different forms में होते हैं, जिसको half core box भी कहा जाता है. dumb core box भी अलग अलग टाइप के, split core box होते हैं, stickle core box होते हैं, right and left hand core boxes हो सकते हैं, और loose piece core boxes हो सकते हैं. अलग अलग टाइप के boxes होते हैं जिसको हम यहाँ पे use कर सकते हैं. Now material required to make cores. core sand चाहिए हमको, bentonite clay चाहिए, पल्वराइज्ड कोल चाहिए, रेजिन ऑयल चाहिए. जैसे हमने एडिटिव्स और बाइंडर्स की बात कर रहे थे, सैंड तो हम यूज कर ही रहे हैं, लेकिन एडिटिव्स और बाइंडर्स ये जो तीनों लिखे हुए हैं, बेंटोनाइट, पल्वराइज्ड रोल, रेजिन, तो ये बहुत जरूरी है, तो क्योंकि उसमें प्रॉपर्टीज हमको देनी है. नाउ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कोर सैंड. क्या क्या चाहिए कोर सैंड में, क्या क्या होना चाहिए. ग्रीन स्ट्रेंथ की हम बात करें, इन द ग्रीन कंडीशन देयर मस्ट बी एडिक्वेट स्ट्रेंथ फॉर हैंडलिंग. अगर वो ग्रीन कंडीशन में है तो उसमें स्ट्रेंथ होनी चाहिए ताकि वो हैंडल उसको कर सके.
In the hardened state, it must be strong enough to handle the forces of casting. Therefore, the compressive strength should be 100 to 300 psi. और मेगापास्कल की बात करें तो 0.69 to 2.07. क्या होता है जब हम कास्टिंग बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा फोर्स डेवलप होता है मेटल के द्वारा मोल्ड में. अब हमने कोर भी उसके अंदर लगाया हुआ है तो वो कोर भी उसको सस्टेन कर ले हाई प्रेशर को. परमिएबिलिटी मस्ट बी वेरी हाई टू अलाउ फॉर द एस्केप ऑफ गैसेस. परमिएबिलिटी होना चाहिए ताकि गैस निकले. फ्राइबिलिटी, एज द कास्टिंग और मोल्डिंग कूल्स द कोर मस्ट बी वीक इनफ टू ब्रेक डाउन एज द मटेरियल श्रिंक्स. जब मटेरियल श्रिंक हो रहा है तो इतना भी आसान होना चाहिए कि कोर को हम आराम से निकाल सके. मोरओवर दे मस्ट बी इजी टू रिमूव ड्यूरिंग शेक आउट. जब हम रिमूव कर रहे हैं तो वो भी आराम से निकल सके. गुड रिफ्रैक्टिवनेस इज रिक्वायर्ड एज द कोर इज यूजुअली सराउंडेड बाय हॉट मेटल्स ड्यूरिंग कास्टिंग और मोल्डिंग. जैसे रिफ्रैक्टिवनेस तो चाहिए ही क्योंकि पूरा जो कोर है वो पूरा कवर हो जाता है उससे मॉल्टन मेटल से. अगर हम मोल्ड की बात करते हैं तो वो तो फ्लास्क से कवर है, अंदर का ही हीटअप ज़्यादा हो रहा है, लेकिन कोर जो है वो पूरा कवर हो जाता है मॉल्टन मेटल से. स्मूथ सरफेस फिनिश चाहिए हमको. मिनिमम जनरेशन ऑफ गैसेस ड्यूरिंग मेटल pouring. So these are the properties which you should have in the core material. Now we will discuss about types of core. अलग अलग टाइप के कोर होते हैं तो जनरली ब्रॉडली उसको दो पार्ट में क्लासीफाई गए, ग्रीन सैंड कोर में और ड्राई सैंड कोर में. ग्रीन सैंड कोर इज फॉर्म्ड बाय पैटर्न विद इन व्हेन इट इज बीइंग रैम्ड. हम क्या करते हैं, ग्रीन सैंड कोर को पैटर्न जब हम बना रहे थे या रिमूव कर रहे थे मोल्ड में उसी समय उसको बना लेते हैं. मतलब ग्रीन सैंड से ही उसका कोर बना लेते हैं, अलग से उसके बेकिंग या कोई रिमूवल नहीं चाहिए रहता. हमको ग्रीन सैंड कोर हम तभी बना लेते हैं जब हम मोल्ड को तैयार कर रहे हैं. नाउ ड्राई सैंड कोर आर एज फॉलोज: हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, बैलेंस्ड एंड ड्रॉप. हॉरिजॉन्टल कोर की बात करेंगे. दिस कोर इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली इन द मोल्ड एंड इज वेरी कॉमन इन द फाउंड्रीज. It is usually positioned along the parting line of the mold. अगर हम कोर की बात करें तो हॉरिजॉन्टली प्लेस करते हैं. हॉरिजॉन्टल मतलब पैरेलल टू आवर सरफेस. ठीक है, तो हमने क्या किया, अलोंग द पार्टिंग लाइन इसको रखते हैं और ये कोर सैंड का काम हॉरिजॉन्टली कोर बिहेव करेगा. वर्टिकल कोर की बात करेंगे. दीज कोर्स आर पोजिशन वर्टिकली इन द मोल्ड. द टू एंड्स ऑफ द कोर रेस्ट ऑन कोर सीट्स इन कोप एंड ड्रैग. इसको वर्टिकली पोजिशन करते हैं और जो दो एंड है वो कोर सीट के द्वारा उसको कोप एंड ड्रैग में फिक्स कर देते हैं. बैलेंस्ड कोर. दीज कोर्स आर यूज्ड व्हेन ब्लाइंड फोल्ड्स अलोंग अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस आर टू बी प्रोड्यूस्ड. कभी कभी क्या होता है, एक एंड ओपन होता है दूसरा एंड ब्लाइंड होता है, तो वहां पे हमको बैलेंस्ड कोर रखना है क्योंकि कोर आधा अंदर रहेगा आधा बाहर की तरफ रहेगा, तो दैट शुड बी बैलेंस्ड और वो फ्लोट नहीं करना चाहिए. ड्रॉप कोर. दिस कोर इज यूज्ड व्हेन अ होल which is not in line with the parting surface is to be produced at a lower level. कभी कभी क्या होता है, पार्टिंग लाइन में होल नहीं है, वो उसके थोड़ा सा ड्रॉप डाउन में है, तो हमको वो हैंगिंग पार्ट या नीचे से पार्टिंग लाइन के नीचे से जाता हुआ कोर चाहिए, मतलब ब्लैंक स्पेस चाहिए, तो वहाँ पे ड्रॉप कोर यूज करेंगे. इनको हमने फिगर्स के द्वारा बताया हुआ है. हॉरिजॉन्टल कोर की बात करें, जो डैश लाइन बीच में दिख रही है ये हमारा कोर है, तो हमने हॉरिजॉन्टली प्लेस किया, ऊपर से मेटल डाला और साइड में जो बोन टाइप का दिख रहा है हमको, ये शेप पूरा राउंड में कवर हो जाएगा, तो ये हॉरिजॉन्टल कोर के द्वारा बन जाएगा और खाली कैविटी बीच में रहेगी. यहाँ पे वर्टिकल कोर दिख रहा है हमको, जो डैश दिख रहा है ये वर्टिकल कोर है. दो सीट्स के बीच में रखा हमने, साइड से हमने गेटिंग डाली है और मेटल को पोर किया है, तो ये पूरा कवर करेगा आजू बाजू की कोर को, बीच में हमको खाली जगह मिल जाएगी. बैलेंस्ड कोर की हम बात कर रहे हैं तो ये आधा बाहर है और आधा अंदर है. कास्टिंग के अंदर मतलब पूरा मेटल भर जाएगा यहाँ पे ब्लैंक स्पेस पे हमारा, और हमको जो मटेरियल मिल रहा है वो हम यहाँ पे हम तैयार करेंगे. जैसे हम बात कर रहे थे ये दिख रहा है हमको, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमारा बैलेंस्ड कोर हो गया आधा, यहाँ से हमने मोल्टन मेटल डाला इसमें और इट विल फ्लो एंड इट विल कवर द इनसाइड ऑफ दिस. नाउ लास्ट वन इज ड्रॉप कोर. यहाँ पे आप देख रहे हैं कोर को हमने यहाँ से पूरा सॉलिड नहीं किया हुआ, इट इज डाउन, देन इट इज मेकिंग इंटरनल रेसेस, यहाँ पे नीचे रेसेस बना रहा है. तो ड्रॉप कोर में क्या होगा, हमारे पास ये ड्रॉप कोर जो है वो क्या करेगा कि आपको पार्टिंग लाइन से बिलो उसमें कुछ स्पेस को प्रोवाइड करेगा. नाउ द इम्पॉर्टेंट सिस्टम विच इज टू बी डील विथ कास्टिंग. हम एक सिस्टम बोलते हैं जिसको हम गेटिंग सिस्टम बोलते हैं. गेटिंग सिस्टम क्या है? इट इज नथिंग बट द बेसिक डिजाइन which is needed to construct a smooth or proper filling of the mold cavity
of the casting without any discontinuity, voids or solid inclusions. गेटिंग सिस्टम इसलिए बनाते हैं ताकि जो हम मेटल को डाल रहे हैं वो प्रॉपरली फ्लो होके पूरा फिल करे कैविटी को, कोई भी डिसकंटिन्यूटी ना रहे, वॉइड्स ना रहे और सॉलिड इंक्लूजन्स भी ना रहे. तो प्रॉपर गेटिंग डिजाइन इज रिक्वायर्ड फॉर कास्टिंग सिस्टम. A proper method of gating system is that it leads to the pure molten metal to flow through a ladle to a casting cavity, which ensures proper and smooth filling of the cavity. This depends on the layout of the gating channels too, such as the direction and the positions of the runner, स्प्रू एंड इनगेट्स. अब यहाँ पे हमने कुछ वर्ड्स यूज करे हैं जो अपन को थोड़े से हो सकता है अभी समझ में नहीं आ रहे, क्योंकि हमको डिटेल में डिस्कस करना है. जैसे स्प्रू क्या होता है, रनर क्या होता है, इनगेट्स क्या होता है, ठीक है. फिर हम डायरेक्शन की बात करें तो ये सारी चीजें मिलके गेटिंग सिस्टम बनाती है. अब गेटिंग सिस्टम का ऑब्जेक्टिव क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ गेटिंग सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 4 मेन पार्ट्स व्हिच एनेबल्स अ प्रॉपर गेटिंग सिस्टम. क्लीन मोल्टन मेटल, स्मूथ फिलिंग ऑफ द कास्टिंग कैविटी, uniform filling of the casting cavity and complete filling of the casting cavity. molten metal clean होना चाहिए, अगर clean नहीं होगा तो impurities अंदर आ जाएंगी. smooth filling होना चाहिए, मतलब turbulence नहीं create होना चाहिए, क्योंकि turbulence होगा तो हमारी जो mold है वो खराब हो जाएगा. uniform होना चाहिए, हर जगह से जितना required है उससे जाना चाहिए, और complete, कोई भी cavity या खाली जगह नहीं रहना चाहिए. नाउ द एलिमेंट्स ऑफ गेटिंग सिस्टम. यहाँ पे हमने डायग्राम के द्वारा एक गेटिंग सिस्टम बनाया है जो कास्टिंग भी बना रहा है. तो हम एलिमेंट्स की बात करते हैं तो हमने कुछ 8 एलिमेंट्स यूज करे हैं. जरूरी नहीं है कि हर कास्टिंग में सारे यूज हो, और कुछ एक्स्ट्रा भी यूज करे जा सकते हैं, ठीक है. तो एक जनरल जो हम आइडिया देना चाह रहे हैं, पोरिंग बेसिन हमने यूज किया है, स्प्रू यूज किया है, स्प्रू वेल यूज किया है, रनर यूज किया है, चोक यूज किया है, स्किम बॉब यूज किया है, गेट्स और इनगेट्स की बात कर रहे हैं, और राइजर की. तो दीज आर द एलिमेंट्स विच कम्स अंडर गेटिंग सिस्टम. अगर हम आरजीपीवी पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे तो आरजीपीवी का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है ये गेटिंग सिस्टम. तो आपको ये पूरा डायग्राम बनाना पड़ेगा और इन पार्ट्स को एक्सप्लेन करना पड़ेगा. अब हम बात कर रहे हैं, जिस डायग्राम आपको दिख रहा है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इनकी. अब ये पूरा सिस्टम है. अब आप कोप और ड्रैग देखेंगे. अगर ये पार्टिंग लाइन अगर मैं सीधी बनाऊं तो अपर पार्ट को हम कोप कहते हैं और लोअर पार्ट को हम ड्रैग कहते हैं. तो हमने अपर पार्ट कोप और लोअर पार्ट ड्रैग. अब इसमें हमने अलग अलग चीज़ें बनाई हुई हैं. पूरा ये जो डॉटेड दिख रहा है आपको यहाँ पे हैश 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 हैश, ये पूरा सैंड से भरा हुआ है, और जो अंदर जगह दिख रही है ये वाली, ये पूरी खाली जगह है. अब खाली जगह कैसे कैसे हमने तैयार की? सबसे पहले हम एक अरेंजमेंट करते हैं बेसिन का. बेसिन मतलब जहाँ से हम, जैसे बकेट होती है, बकेट है ना, जैसे आपने टब की बात करी हुई है ना, एक टब टाइप का बना दिया जिसमें हॉलो स्पेस है, ये वाली, ठीक है. तो पोरिंग बेसिन जिसमें हम मोल्टन मेटल डालेंगे, ठीक है. पोरिंग बेसिन दिख रहा है आपको, मोल्टन मेटल पोर किया. अब वो अलग अलग टाइप के होते हैं, उसको भी हम डिजाइन करेंगे. यहाँ पे सिंपल सा मैंने एक बनाया हुआ है पोरिंग बेसिन, जिसके द्वारा मेटल को पोर करते हैं. पोर मतलब उसके अंदर डालना. तो हमने क्या किया, मोल्टन मेटल लिया, लेडल. लेडल मतलब एक बकेट टाइप की बड़ी सी कंटेनर होता है जिसमें फर्नेस के द्वारा मोल्टन मेटल लेके आया जाता है और यहाँ पे पोर किया जाता है. पोरिंग मतलब डालना. अब मोल्टन मेटल इसके अंदर डाला हमने. जब मोल्टन मेटल गया तो हमने एक इंक्लाइंड सी सरफेस बनाई हुई जिसको हम स्प्रू कहते हैं. सेकेंड पॉइंट दिख रहा है आपका, स्प्रू. स्प्रू का फंक्शन क्या है? इट कनेक्ट्स द पोरिंग बेसिन विद द रनर्स और स्प्रू वेल. एक इंक्लाइंड पैटर्न दिया है, 2 से 4 डिग्री को हम इसको इंक्लाइंड करते हैं. अगर हॉरिजॉन्टल से मैं देखूं तो 2 से 4 डिग्री यहाँ पे इंक्लाइंड होता है, और ये मोल्टन मेटल यहाँ से हम डालते हैं जिसके द्वारा मोल्टन मेटल जा रहा है, ठीक है. अब जब ये मोल्टन मेटल गया स्प्रू के द्वारा, पोरिंग बेसिन में हमने डाला, फिर हमने मोल्टन मेटल डाला स्प्रू में, स्प्रू के द्वारा ये नीचे गया. अब जब हम स्प्रू से डालते हैं तो इसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है. तो हमने क्या किया, एक नीचे स्प्रू वेल बना दिया. स्प्रू वेल मतलब थोड़ा सा स्पेस ज्यादा कर दी ताकि इसकी जो टर्बुलेंस या जो वेलोसिटी बढ़ रही है वो कंट्रोल में हो जाए. क्योंकि क्या है, ये पूरा किसका बना हुआ है, सैंड की हम बात कर रहे थे. तो सैंड जैसे ही हम डालेंगे तो इरोजन हो जाएगा और टर्बुलेंट हो जाएगा, और ये मेटल जो है वो सही तरह फ्लो नहीं हो पाएगा. तो हमने क्या किया, स्प्रू वेल में इसकी वेलोसिटी या टर्बुलेंस को कम कर दिया, और जो भी सैंड पार्टिकल्स यहाँ से आए थे वो भी यहाँ पे सेटल डाउन हो गए नीचे. अब ये आगे चलने लगा, चैनल हमने खाली स्पेस बनाया, तो स्प्रू वेल हो गया हमारा रनर. रनर क्या है, इट विल अलाउ द मोल्टन मेटल टू फ्लो फ्रॉम स्प्रू वेल टू योर
कास्टिंग, हॉरिजॉन्टल पार्टिंग लाइन के अलॉन्ग इसको हम फ्लो करते हैं। अब ये रनर क्या है, इट विल अलाउ द मोल्टन मेटल टू फ्लो थ्रू इट। फिर हमने क्या किया है, स्किम बॉब बनाया हुआ है। यहाँ पे 6 पार्टिकल मैंने ऑर्डर चेंज कर दिए, यहाँ पे दिख रहा है स्किम बॉब। स्किम बॉब थोड़ा सा सर्कुलर शेप है जिसमें अपर पार्ट और लोअर पार्ट को हमने एक्सटेंड किया रनर का। अब अपर पार्ट क्या करेगा, जब मोल्टन मेटल यहाँ से पास होगा तो यहाँ पे भी मोल्टन मेटल फिल होगा। आपको पता है जो लाइट चीज़ें हैं वो ऊपर रहेंगी और जो हैवी चीज़ें हैं वो नीचे की तरफ रहेंगी। अब जो इम्प्यूरिटीज़ होंगी लाइट में वो ऊपर की तरफ आ जाएंगी और जो हैवी इम्प्यूरिटीज़ होंगी वो नीचे की तरफ आ जाएंगी। तो स्किम बॉब क्या करेगा, लाइट इम्प्यूरिटीज़ को भी रोक लेगा और हैवी इम्प्यूरिटीज़ को भी रोक लेगा और बीच से ये प्योर मेटल को आगे फ्लो करेगा। उसके बाद हम देखते हैं चोक। चोक क्या प्रोवाइड कर रहा है, चोक इज प्रोवाइडिंग अ यूनिफॉर्म फ्लो, प्रेशर फ्लो और नॉन फ्लो। जब हम बात करते हैं सिंपल कास्टिंग्स की तो ये चोक की ज़रूरत नहीं होती है, जो रनर है वही उसको चोक की तरह काम करता है, मतलब प्रेशर और नॉन प्रेशर को अलग अलग करके सिंपल फ्लो करने के लिए उसको अलाउ करता है। जो टर्बुलेंस क्रिएट हो रहा है वो भी नहीं होता है यहाँ से। चोक का फंक्शन ये है। आगे हम और डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। नाउ गेट्स और इनगेट्स। जब मोल्टन मेटल कैविटी में आता है, ये दिख रहा है मोल्ड कैविटी, कैविटी मतलब खाली जगह, तो मोल्टन मेटल यहाँ से पास होता हुआ यहाँ पे आ गया। बेसिकली ये हमारी कास्टिंग है, जो हमारा प्रोडक्ट है ये स्क्वायर सा या रेक्टेंगल सा जो मैंने बनाया हुआ है ये हमारी कास्टिंग है। इनगेट्स मतलब जब मोल्टन मेटल यहाँ से अंदर आता है, मोल्टन मेटल यहाँ पे अंदर आ गया तो इसने क्या किया, इस मोल्ड कैविटी को फिल कर दिया। जब ये फिल करता जाएगा तो आगे हमने एक और चीज़ बनाई है जिसको हम राइजर बोलते हैं। मोल्टन मेटल विल राइज इन दिस। तो मोल्टन मेटल हमने पोरिंग बेसिन से डाला, पोरिंग बेसिन से स्प्रू वेल में गया, स्प्रू वेल से रनर में गया, रनर से स्किम बॉब में पास किया, स्किम बॉब से चोक में पास किया, चोक से मोल्ड कैविटी में आया, मोल्ड कैविटी को फिल किया, फिर उसने राइजर को फिल किया। तो हमने देखा ये पूरा गेटिंग सिस्टम है जो कास्टिंग के लिए यूज होता है। ये एक एग्जाम्पल हमने दिया है, ऐसे अलग अलग टाइप के अरेंजमेंट हो सकते हैं, राइजर्स अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, पोरिंग बेसिन अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, कास्टिंग्स अलग अलग टाइप की होती हैं, रनर्स अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, इनगेट्स अलग अलग टाइप के हो सकती हैं, पर एक जनरल जो फंक्शन है उनका यही है। स्प्रू क्या करेगा, वर्टिकल प्रोवाइड कर रहा है मोल्टन मेटल को फ्लो करने के लिए, रनर्स क्या फ्लो कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल मेटल को फ्लो करने के लिए, कैविटी क्या होती है, राइजर्स क्या होते हैं, रनर्स क्या, चोक क्या, स्प्रू वेल क्या, स्किम बॉब क्या, कोप क्या, ड्रैग क्या। तो दिस विल ऑल कवर द एलिमेंट्स ऑफ अ गेटिंग सिस्टम। जैसे हमने डिस्कस किया पोरिंग बेसिन क्या है, दिस इज अदरवाइज कॉल्ड एज बुश और कप। जैसे हमने बकेट या उसका बात करी थी, उसको बुश और कप भी कहा जाता है। इट इज सर्कुलर और रेक्टेंगुलर इन शेप, मैंने कहा अलग अलग शेप्स के यूज हो सकते हैं। इट कलेक्ट्स अ मोल्टन मेटल विच इज पोर्ड फ्रॉम द लेडल। लेडल के द्वारा जो हम मेटल डालते हैं तो ये कलेक्शन ऑफ मेटल करता है, फिर धीरे धीरे ये स्प्रू के द्वारा उसको आगे पास करता है। स्प्रू इट इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन। अगर हम बात करेंगे तो फनल टाइप का होता है, ये क्रॉस सर्कुलर होता है। इट लेट्स द मोल्टन मेटल फ्रॉम द पोरिंग बेसिन टू द स्प्रू वेल। Sprue well, it changes the direction of flow of the molten metal to right angle and passes it to the runner. Basically डायरेक्शन भी यूज कर रहे हैं चेंज करने के लिए और रनर के थ्रू पास भी करता है। फिर हमने बोला था जो इरोड हो रहा है मेटल उसको भी सेटल डाउन करता है। रनर की हम बात करें, द रनर टेक्स द मोल्टन मेटल फ्रॉम द स्प्रू टू द कास्टिंग, मतलब मोल्टन मेटल को स्प्रू से कास्टिंग में लेके जाता है। इनगेट्स उसी में हमने कर दिए हैं। दिस इज द फाइनल स्टेज वेयर द मोल्टन मेटल मूव्स फ्रॉम द रनर टू द मोल्ड कैविटी। स्किम बॉब की हमने बात करी थी। एनलार्ज एट अलोंग द रनर, ट्रैप हेवियर एंड लाइटर इम्प्यूरिटीज एज ड्रॉज एंड इरोडेड सैंड। ड्रॉज मतलब इम्प्यूरिटी की बात करते हैं, वो लाइटर होती है तो वो ऊपर रोक लेगा, और इरोडेड सैंड मतलब हैवी होती है उसको वो नीचे रोक लेगा। हम चोक की बात कर रहे थे। स्मॉलेस्ट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ गेटिंग सिस्टम, सबसे जो गेटिंग सिस्टम का स्मॉलेस्ट क्रॉस सेक्शन होता है वो चोक होता है, क्योंकि यहाँ से जब पास होगा तो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा स्मॉल एरिया से। इट्स फंक्शन इज टू कंट्रोल द रेट ऑफ मेटल फ्लो। हमने बताया था मेटल फ्लो को कंट्रोल करने के लिए ये यूज किया जाता है, याद रखेंगे। मेटल फ्लो को कंट्रोल करने के लिए इसको यूज करते हैं टू हेल्प लोअर द फ्लो वेलोसिटी इन द रनर। जब हम फ्लो बहुत ज़्यादा तेज हो जाता है तो ये कंट्रोल करता है। होल्ड स्लैग एंड फॉरेन मटेरियल, स्लैग को भी रोकेगा इम्प्यूरिटी, और फॉरेन मटेरियल अलग से जो पार्टिकल्स उसके अंदर आ गए उसको भी रोकता है। गेट्स एंड इनगेट्स की हम बात करें, अ गेट इज अ चैनल विच कनेक्ट्स रनर with the mold cavity and through which the molten metal flows to fill the mold cavity. गेट एक ऐसा चैनल है जिसके द्वारा रनर्स
को कनेक्ट करते हैं और मोल्ड कैविटी को कनेक्ट करते हैं, थ्रू विच मोल्टन मेटल फ्लो टू फिल द मोल्ड कैविटी। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज करा जाता है या पार्ट या चीज यूज करी जाती है जिसको हम गेटिंग रेशियो बोलते हैं। अब गेटिंग रेशियो क्या है? इट इज डिफाइंड एज A:B:C, वेयर A, B और C क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ स्प्रू। स्प्रू का क्रॉस सेक्शन हमने मान लिया कि A है, तो हम रनर का कितना रखेंगे और इनगेट का क्या रखेंगे? बेसिकली स्प्रू, रनर और इनगेट का रेशियो को हम गेटिंग रेशियो बोलते हैं। तो A किसका है? क्रॉस सेक्शन एरिया स्प्रू का, B किसका है? रनर का, और C किसका है? इनगेट्स। हमने स्प्रू भी अभी बात करी थी, रनर भी हमने बात करी थी, इनगेट्स भी बात करी थी। तो A:B:C, वेयर A इज क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ स्प्रू, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ रनर एंड C इज द टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ इनगेट्स। इनगेट्स कितने भी हो सकते हैं, जैसे एग्जांपल हमने बोला फेरस मेटल के लिए 1:3:3, मतलब A जो है जिसको हमने 1 रखा है, तो स्प्रू के क्रॉस सेक्शन एरिया को 1 माना, तो 3 टाइम्स क्या होना चाहिए? रनर का एरिया, और 3 टाइम्स क्या होना चाहिए? इनगेट्स का। 1 के रिस्पेक्ट में 3 की बात कर रहे हैं हम, 3 के 3 मत कर देना आप लोग, ठीक है? तो 1:3:3 फॉर फेरस मेटल। आई हैव जस्ट कोटेड एन एग्जांपल फॉर फेरस मेटल। ऐसे ही अलग अलग मेटल्स के लिए होते हैं। तो गेटिंग रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे किस किस के बीच का होता है? क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ स्प्रू, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ रनर एंड टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ इनगेट्स। A:B:C, ये पूछा जाता है बहुत सारे एग्जाम्स में भी, तो याद रखेंगे। अलग अलग के लिए अलग अलग होता है, पर किस किस के बीच में है वो याद रखने वाली बात है। ये रटने की जरूरत नहीं है कि फेरस मेटल का इतना है, उसका इतना है, कुछ का आप याद रख सकते हो, बट कौन कौन से पार्ट्स को हम उसमें कंसिडर कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली बात है। अब यहाँ पे हमने राइजर्स की बात करी थी। राइजर्स इन कास्टिंग क्या होते हैं? राइजर्स, अ राइजर और फीडर हेड इज अ वर्टिकल पैसेज मेड इन द कोप to store the liquid metal and supply the same to the casting as it solidify। राइजर और फीडर एक ऐसा वर्टिकल पैसेज है जो कोप में जनरली होता है और वो लिक्विड मेटल को स्टोर करता है। और ये कब सप्लाई करता है? जब मेटल सॉलिडिफाई होता है। क्या होता है? जब हम कास्टिंग में मेटल को पोर करते हैं तो एक समय आता है कि जो हम स्प्रू के द्वारा डाल रहे हैं वो फिल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि मॉल्टन मेटल पूरा भर जाता है। लेकिन जब मॉल्टन मेटल सॉलिडिफाई होने लगता है तो बहुत सारे मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है वो श्रिंक होते हैं। अब जब वो श्रिंक होंगे तो ऊपर की सरफेस तो सॉलिडिफाई हो चुकी है जहां से हम मेटल पोर कर रहे थे, अब वो और मेटल कहां से लाएगा? तो उसने एक रिजर्वॉयर टाइप बनाया हुआ है जिसको हमने राइजर बोला है, वहां से वो मॉल्टन मेटल को लेता है, क्योंकि ऊपर की सरफेस तो गर्म हो गई वहां की भी, लेकिन नीचे के अंदर की सरफेस खाली रहती है, वहां से मॉल्टन मेटल को लेता है और जो श्रिंक हो रहा है उसको वो कवर करता है। अ फंक्शन ऑफ राइजर इन कास्टिंग प्रोसेस। अब कास्टिंग में राइजर का फंक्शन क्या है, जो मैं अभी ऊपर बता रहा था? Store sufficient liquid metal and supply the same to the casting. It solidifies, thereby avoiding volumetric shrinkage of the casting। जब हम डिफेक्ट की बात करेंगे तो एक श्रिंकेज वर्ड आता है। श्रिंक मतलब कॉन्ट्रैक्ट में आना या श्रिंक होना, कम सिकुड़ना जिसको हम बोलते हैं। तो वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज आता है, उसको अवॉइड करने के लिए हम राइजर्स को अप्लाई करते हैं ताकि लिक्विड मेटल को ये सप्लाई कर सके। The riser must be kept open to the atmosphere and placed in such a location that it maintains a positive pressure of liquid metal on all portions of the casting it is intended to feed। जनरली जो है एटमॉस्फेयर में ओपन रखना पड़ता है ताकि उसको देख सकें, उसकी लोकेशन प्रॉपर। पर ब्लाइंड भी राइजर्स आते हैं, अलग अलग टाइप के राइजर आ सकते हैं और प्रॉपर प्रेशर मेंटेन कर सके और पॉजिटिव प्रेशर रहे ताकि वो मेटल सप्लाई भी कर सके। द सिलेंड्रिकल शेप राइजर आर जनरली रिकमेंडेड कंपेयर टू स्फेरिकल शेप्ड राइजर्स। इनके शेप्स भी अलग अलग होते हैं, तो इसमें सिलेंड्रिकल शेप्ड राइजर को ज़्यादा यूज़ किया जाता है, विच ऑल्दो कंसीडर एज द बेस्ट। अब राइजर डिज़ाइन कैसे किया जाता है? अ मेजर कंसर्न इन द डिज़ाइन ऑफ कास्टिंग इज द साइज ऑफ प्लेसमेंट ऑफ राइजर। साइज और प्लेसमेंट मतलब हम कितने साइज का राइजर बनाएं और उसको कहाँ प्लेस करें। अगर हमने दूर रख दिया तो मॉल्टन मेटल वहाँ से जा ही नहीं पाएगा। साइज हमने छोटा बना दिया तो वो मॉल्टन मेटल इतना सेव ही नहीं कर पा रहा ताकि उसको जब वो श्रिंक हो तो सप्लाई कर सके। तो दैट शुड बी इजिली अवेलेबल, ठीक है। तो यहाँ पे हम वही बात करते हैं कि इट शुड बी प्रॉपरली मेंटेन्ड।